हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सभी। मैं आपका दोस्त अमित कपूर अपने यूट्यूब चैनल नपासा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत चैप्टर नंबर 12 पढ़ाने जा रहा हूं। संसार एक पुस्तक है, जो कि एक पत्र है जो श्रीमती इंदिरा गांधी जी को उनके पूज्य पिताजी जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा हुआ है। आइए पहले हम जवाहरलाल नेहरू जी कौन थे उनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। बच्चों से उन्हें बेहद लगाव था। वे चाचा नेहरू के नाम से जाने जाते हैं। उनकी बेटी इंदिरा गांधी जब 10 वर्ष की थी, नेहरू जी ने उन्हें अनेक चिट्ठियां लिखी थी। इनमें से बताया गया है कि पृथ्वी की शुरुआत कैसी हुई है, मनुष्य ने अपने आप को कैसे धीरे धीरे समझा और पहचाना। ये चिट्ठी बचपन में अपने आसपास की दुनिया के बारे में सोचने, समझने, जानने की उत्सुकता पैदा करती है। नेहरू जी को अपने देश के बारे में बोलने बताने में विशेष आनंद आता था। ये सभी चिट्ठियां पिताजी के पत्र पुत्री के नाम है। पुत्र पुस्तक में संकलित है। संसार पुस्तक है। इसकी पुस्तक से संभाल कर लिया गया है। खास बात यह है कि ये पत्र नेहरू जी ने अंग्रेजी में लिखे थे और इनका हिंदी में अनुवाद मशहूर उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद जी ने किया है। तो ये जो है संसार एक पुस्तक, ये श्रीमती इंदिरा गांधी जी को जो है जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा है। और इसमें जो है हमारे आसपास क्या घटित हो रहा है, मनुष्य ने कैसे प्रगति करी है, उसके बारे में लिखा हुआ है। तो आइए इस पाठ की शुरुआत करते हैं। संसार एक पुस्तक। जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूं। लेकिन जब तुम मसूर में हो और मैं इलाहाबाद में, हम दोनों उस तरह बात नहीं कर सकते। इसलिए मैंने इरादा किया है कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में है, मैं छोटी छोटी कथाएं लिखा करूंगा। जो नेहरू जी हैं वो इंदिरा गांधी जी को बोल रहे हैं कि आप जो है मशहूर में हो और मैं जो हूं इलाहाबाद में हूं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है मैं आपको लिखकर जो है छोटी बड़ी कथाएं उसके माध्यम से आपको संसार के बारे में बताने की कोशिश करूंगा। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है, लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा देश है, फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। मतलब जो बता रहे इंग्लैंड और हिंदुस्तान ही नहीं है दुनिया में, दुनिया जो है बहुत बड़ी है। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक है तो तुम्हें सब देशों का और उन सब जातियों का जो इनमें बसी हुई है ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब वो कह रहे हैं कि अगर आपको पूरे संसार का हाल जानना है तो जो मतलब इस संसार में लोग रह रहे हैं, जातियां रह रही है, उन सब के बारे में जानना होगा। केवल उस एक छोटे से देश का नाम नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो। मतलब जो है आपको जो है भारत में रहने वाली जाति और धर्म और जो वहां के लोग हैं, बस उसी के बारे में नहीं सोचना समझना, बाकी लोगों के बारे में भी करना है। मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खतों में बहुत थोड़ी सी बातें ही बता सकता हूं, लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों को भी तुम शौक से पढ़ोगी और समझोगी कि इस दुनिया एक और दूसरे लोगों जो इसमें है हमारे भाई बहन है। मतलब वो कह रहे हैं कि इस दुनिया में जो है बाकी लोग जो है हमारे भाई बहन हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उसके
आदमियों का हाल मोटे मोटे किताबों में पढ़ोगी। उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में नहीं होगा। यह तो तुम जानती ही होगी कि यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी ना था। आदमियों से पहले सिर्फ जानवर थे और जानवरों से पहले एक ऐसा समय था धरती पर कोई जानदार चीज ना थी। आज जब यह दुनिया हर तरह के जानवरों और आदमियों से भरी हुई है, उस जमाने का हाल बहुत मुश्किल है जब यह कुछ ना था। वो कह रहे हैं कि एक समय ऐसा भी था जब पृथ्वी पर लावा दरकता था, फिर उसके बाद जो है जानवर आए, जानवर के बाद आदमी आए। ठीक है, उससे पहले जो है पृथ्वी पर कोई जानदार चीज नहीं थी। लेकिन वैज्ञानिक जानने वालों और विद्वानों ने, जिन्होंने इस विषय को खूब सोचा और पढ़ा है, लिखा है कि एक समय ऐसा था जब यह पृथ्वी बेहद गर्म थी। इस पर कोई जानदार चीज ना रह सकती थी और अगर हम उसकी किताबें पढ़ें और पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें तो हमें खुद मालूम होगा ऐसा समय जरूर रहा होगा। वो कह रहे हैं कि जो है कोई लिखित रूप में दस्तावेज या कुछ नहीं थे। जो वैज्ञानिक और खोज करता थे उन्होंने पत्थरों की और जो हड्डियां हमारे को अवशेष मिले हैं उनकी खोज करके बताया है ये सब चीजें। तुम इतिहास की किताबों में ही पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने जमाने में तो आदमी पैदा ही ना हुआ था, किताबें कौन लिखता। तब हमें उस जमाने की बातें कैसे मालूम होगी। यह तो नहीं हो सकता कि हम घर बैठे बैठे हर चीज सोच निकालें। यह बड़े मजे की बात है क्योंकि हम जो चीजें चाहते सोच लेते हैं। सुंदर परिंदों की कहानियां गढ़ लेते हैं, लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना ही गढ़ ली जाती है वह ठीक कैसे हो सकती है। वो कह रहे हैं कि घर पे बैठकर बातें करना और कहानी गढ़ना बहुत आसान है, लेकिन जिस चीज को हमने देखा ही नहीं तो उसे हम सच कैसे मान ले। लेकिन खुशी की बात है कि उस पुराने जमाने की लिखी हुई किताबें ना होते हुए भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे हमें उतनी ही बातें मालूम होती है जितनी किसी किताब से होती। ये पहाड़, समुंदर, सितारे, नदी, जंगल, जानवर की पुरानी हड्डियां और इसी तरह की और भी कितनी ही चीजें मिली है जिनसे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है। मतलब वो कह रहे हैं कि इन सब चीजों के जो अवशेष वगैरह मिले हैं और ये पृथ्वी, पत्थर, जंगल, पेड़ पौधे, ये सब हमारे को पृथ्वी का हाल बताते हैं। मगर हाल जानने का असली तरीका यह नहीं है कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ लें, बल्कि खुद संसार रूपी किताब को पढ़ें। कह रहे हैं कि किसी की बातों को लिखी हुई पे विश्वास मत करो, हमें खुद एनालाइज करना पड़ेगा, खुद सोचना समझना पड़ेगा। मुझे आशा है कि पत्थर और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़ी ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगी। सोचो कितनी मजे की बात है, एक छोटा रोड़ा जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखते हो, शायद संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ हो। शायद उसे तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए। शर्त यही है कि तुम्हें उसे पढ़ना आता हो। वो कह रहे हैं कि जो पत्थर है, चाहे सड़क के किनारे पड़ा हो चाहे रोड के किनारे पड़ा हो, उसको देखकर आपको पता लग जाएगा कि पूरा जो संसार है उसका एक मात्र छोटा सा कण है। लेकिन फर्क बस इतना ही है, आपको उसको देखने और समझने की परख होनी चाहिए। कोई जनाब उर्दू, हिंदी या अंग्रेजी सिखाने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं। इसी तरह पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे, तभी तुम उनकी कहानी उनके पत्थरों और चट्टानों की किताबों से पढ़ सकोगे। शायद अब भी तुम उसे छोटे छोटा पढ़ना जानती होगी। जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड देखते हो तो क्या तुम्हें कुछ नहीं
बतलाता यह कैसे गोला, चिकना और चमकीला हो गया और उसके खुदरे किनारे या कोने का क्या हुआ। अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो तो हर एक टुकड़ा खुदरा और नुकीला हो जाता है। यह गोल चिकना रोड किस तरह हुआ? बिल्कुल नहीं होता। फिर यह रोड कैसे इतना चमकीला, चिकना और गोल हो गया? अगर तुम्हारी आंखें देखकर और कान सुने तो तुम उसी के मुंह से उसकी कहानी सुन सकती हो। वह तुमसे कहेगा कि एक समय जिसे शायद बहुत दिन गुजर गए हो, वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था, ठीक उसी टुकड़े की तरह। उसने किनारे और कोनों में जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो, शायद वह किसी पहाड़ के दमन में पड़ा रहा। तब पानी आया और उसे बहाकर एक छोटी घाटी तक ले गया। वह से एक पहाड़ी नाले में धकेल कर गया, उसे एक छोटे से दरिया में पहुंच गया। इस छोटे से दरिया से वह बड़े दरिया में पहुंचा। इस बीच वह दरिया के पर्दे में लुढ़कता रहा, उसके किनारे घिस गए और वह चिकना और चमकदार हो गया। इस तरह वह कंकड़ जो तुम्हारे सामने है किसी वजह से दरिया से छूट गया और तुम उसे पा गई। अगर दरिया उसे और आगे ले जाता तो वह छोटे छोटे अंत में बालू का एक जर्रा हो जाता। समुद्र के किनारे अपने भाई बहनों से जब मिलती हो, जहां एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता है जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे बनाते हैं। अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बातें बता सकता है तो पहाड़ों और दूसरी चीजों से तो तुम्हारे चारों तरफ हमें और कितनी बातें मालूम होगी। तो वो एक पत्थर का उदाहरण दे रहे हैं कि एक पत्थर है, वो जो है गोल और चिकना सपाट है। तो कैसे गोल और चिकना सपाट हुआ है? वो पहले पहाड़ का एक टुकड़ा था, फिर पहाड़ से वो टूट के अलग हुआ, फिर वो पहाड़ से किसी नदी में गया, फिर नदी से वो किसी नाले में गिरा, नाले से फिर वो किसी सागर में गया, फिर सागर से वो आगे चलकर वो फिर छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया, फिर वो गोल सपाट और चिकना हो गया। तो कह रहे हैं कि एक जब पत्थर जो है इतनी बातें बता सकता है, तो ये सोचो कि हम पूरी प्रकृति से, पूरे संसार से क्या क्या सीख सकते हैं। तो इसी के साथ जो है ये कहानी का अंत होता है। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसे हमारे चैनल से जुड़े रहिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।